guys, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing this series of homophones जिसमें हम टॉप 100 homophones को डिस्कस करने वाले हैं. ये homophones आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यानी कि किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, एसएससी से लेके सीपीओ से लेके सीएचएसएल में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये homophones उसके लिए यूजफुल होने वाले हैं. यानी कि ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम यूज करता है. सो मेक श्योर आप इन 100 वर्ड्स को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. 2 क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड सेशन. आज भी हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैंने पूरी चीजों को कवर किया है जो भी आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इंक्लूडिंग द ग्रामेटिकल सेक्शन. उसमें मैंने क्लब किए हैं होमोफोन्स को, उसमें क्लब किया है मैंने वोकैबुलरी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को सेपरेटली भी. साथ में बहुत सारे वर्ड्स को मैंने निमोनिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जिससे 200 वर्ड्स को मैंने बहुत इजी बना दिया है, जिससे आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हो. निमोनिक्स के थ्रू चीजों को याद रख पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. साथ ही साथ मैंने रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेजेस को भी एक अच्छे लेवल तक ले जाके आपको समझाया है, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस. तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप प्री या मेंस या फिर टीयर 1 या टीयर 2 में आप मिस कर पाओ. साथ ही साथ हमने बहुत सारे मॉक पेपर्स को भी सॉल्व किया है अलग अलग टीयर्स के, मतलब टीयर 1 एंड टीयर 2. सो उसके थ्रू एक्चुअली आप रियलाइज कर सकते हो कि आप किस हिसाब से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हो थ्रू दिस कोर्स. इस कोर्स में बेसिकली आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल्ड पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी. ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं. इसीलिए इस लेक्चर्स को या फिर इस कोर्स को, इन सारी चीजों को क्लब करके एक्चुअली हमने तैयार किया हुआ है. इस कोर्स के रिगार्डिंग या फिर रिगार्डिंग दिस लेक्चर अगर कोई भी डाउट होता है, आप एकदम फ्री फील कर सकते हो. कॉन्टैक्ट करने के लिए 9929507407 पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर parchamclasses06@gmail.com पे अपनी क्वेरी को हमें मेल कर सकते हो, एंड वील ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. आज का फर्स्ट सेट ऑफ होमोफोन है. फर्स्ट इज डिफाई एंड द अदर इज आल्सो डिफाई, DEIFY. 40 ऑलरेडी हम कर चुके हैं. वील स्टार्ट विद नंबर 41 टुडे. पहला है डिफाई एंड द अदर इज डिफाई. देखो, डिफाई का मतलब, DEFY का मतलब होता है चैलेंज या फिर चुनौती देना. ठीक है, किसी को चैलेंज कर देना है, फिर चुनौती दे देना. कई बार ये आउटराइटली मना कर देने को भी हम डिफाई बोलते हैं. सो DEFY वुड बी स्पेलिंग. सेंटेंस में अगर हम इसको करना चाहें यूज, तो वन शुड नॉट डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ वन सुपीरियर्स. देखो, इसमें ऑर्डर, यहां पे जो ऑर्डर्स हैं, ये डिफाई के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होंगे. देखो, चुनौती का मतलब होता है आउटराइटली मना कर देना कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा. इसको हम चुनौती के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी को चैलेंज करना, या फिर आउटराइटली किसी के मुंह पे मना कर देना. किसी ने बोला कि भाई जरा 1 गिलास पानी लेके आना, मैंने आउटराइटली मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं ला सकता. इस जगह पे जहां पे भी आप नहीं भाई मैं नहीं ला सकता, मतलब सीधा मना कर रहे हो, मुंह पे आउटराइटली मुंह पे मना कर दे रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या यूज कर सकता हूं, डिफाई, DEFY. याद रखिएगा इसको. सो इट कैन बी अ चुनौती और कैन बी अ स्ट्रेट वे सेइंग नो. फिर आता है डिफाई, DEIFY. इसका मतलब होता है भगवान की पूजा करना या फिर ईश्वर की तरह किसी चीज को पूजना. तो ईश्वर की तरह होता है ना. तो वर्शिप लाइक अ गॉड यहां पे अगर हम करेंगे तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा. तो वर्शिप अ गॉड की जगह वर्शिप लाइक अ गॉड यहां पे यूज करना पड़ेगा. सो डिफाई मतलब क्या होता है, भगवान की तरह किसी चीज, किसी की पूजा करना, मतलब भगवान की तरह कंसिडर करना. जैसे जो लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा मुश्किल घड़ी में हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नियर टू गॉड मानने लगते हैं, तो उनको हम डिफाई करना बोलते हैं. राइट, सो वर्शिप लाइक अ गॉड मतलब ईश्वर की तरह पूजना. जैसे मान लीजिए मिस्टर MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इज डिफाइड बाय ऑल इंडियंस. जनरली ऑल इंडियंस, जो सारे इंडियंस हैं, वो महात्मा गांधी को एज अ गॉड जेस्चर की तरह ट्रीट करते हैं. इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. और भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको ऐसा गॉडली हम कंसिडर करते हैं. चलिए नंबर 42 की बात करते हैं. दिस इज कॉम्प्लेसेंट एंड दूसरा है कॉम्प्लेसेंट. COMPLACENT है पहला. ये बहुत कॉमनली पाया जाता है.
दूसरा इसका भाई है जो कंफ्यूज करेगा, दैट इज COMPLAISANT, कॉम्प्लेसेंट। दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत अंतर है। चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेसेंट लोग वो होते हैं जो अपने में ही संतुष्ट होते हैं, जिनको और कुछ नहीं सीखना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा आपके एग्जाम में 20 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके एग्जाम में 20 वर्ड्स आएंगे। किसी बच्चे ने कहा सर मैंने 100 वर्ड्स याद कर लिए हैं और मुझे किसी ने बताया है कि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, यानी कि मैं अब और वर्ड्स नहीं पढ़ूंगा। तो वो बच्चा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं सीखना है, वो चाहता ही नहीं है सीखना। ऐसे बच्चे को हम कॉम्प्लेसेंट बोलेंगे, मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाइड या संतुष्ट अपने आप में हो जाए, उसको कॉम्प्लेसेंट बोलेंगे। जनरली ये नेगेटिव कंसीडर किया जाता है बेटा। चलो, ही सीम्स कॉम्प्लेसेंट विद हिज जॉब एंड अर्निंग, वो अपनी जॉब और अर्निंग के साथ में कॉम्प्लेसेंट लगता है, अब उसको और ग्रो नहीं करना है। इस हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट फिट हो जाएगा। नाउ इट्स कॉम्प्लेसेंट, PLAISANT, इसका मतलब होता है पोलाइट होना या फिर बहुत नम्र होना। जब भी आप किसी से बहुत जेंटली बात करते हो, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जनरली उनके अंदर एटीट्यूड या एरोगेंस हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हमेशा पोलाइट रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो बहुत रिच है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लेसेंट। इट्स COMPLAISANT। कॉम्प्लेसेंट लोग जो होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। रिच लोगों के अंदर जनरली अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम उसके अंदर पोलाइट या नम्र जैसी भावना है ऐसा बोलते हैं। बिकॉज गरीब लोग तो जनरली सबसे ही पोलाइट रहते हैं ना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो वी आर इन द सेम कैटेगरी, सो दैट्स हाउ इट्स कॉम्प्लेसेंट। तो जब कोई बहुत रिच हो और फिर भी वो जनरली बात कर रहा हो लोगों से, तो लोग उसको नोटिस करते हैं कि अच्छा काफी विनम्र है, तो देयर यू कैन यूज कॉम्प्लेसेंट। चलो सेंटेंस की बात करेंगे। ही इज अ मैन ऑफ वेरी कॉम्प्लेसेंट नेचर, ऐसा आदमी है जो बहुत विनम्र स्वभाव का है, मतलब उसकी पोजीशंस कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही जेंटली लोगों से बातचीत करता है, इस हिसाब से यू कैन यूज दिस, राइट। चलो 43 पे वी हैव काउंसिल एंड द अदर वर्ड इज काउंसिल, COUNSEL। काउंसिल में इट्स CIL, इसका मतलब होता है असेंबली या फिर सदन। जैसे काउंसिल मेंबर्स होते हैं ना, तो वैसे काउंसिल मतलब बहुत सारे लोग हैं कहीं पे, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उसको काउंसिल बोलते हैं। सो इट्स असेंबली और सदन। सेंटेंस देखिए, ही वाज नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट काउंसिल में वो नॉमिनेट कर दिया गया। फिर काउंसिल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि काउंसलर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th 12th किया, अब उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रीम उसको जाना है, तो वो किसके पास जाएगा? काउंसलर्स के पास जाएगा, जो बेसिकली उसके इंटरेस्ट और उसकी हॉबीज के बेसिस पे बताएंगे कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम चूज करना या फिर कौन सा सेक्टर चूज करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ऐसे लोगों को काउंसलर्स कहते हैं। और काउंसलर्स जो वर्ड है वो काउंसिल से बना है, मतलब कोई आदमी जो आपको एग्जैक्टली क्या चीज करना चाहिए उसका सलाह या फिर एडवाइस देता है। सो काउंसिल का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एडवाइस में जो CE होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, इसलिए काउंसिल इज द एडवाइस, ठीक है। तो काउंसलर क्या करता है? एडवाइस या सलाह देता है। सेंटेंस देखेंगे, ही काउंसिल्स इन अ राइट वे, वो कैसे सलाह देता है? अच्छी तरीके से, मतलब एकदम सही डायरेक्शंस में काउंसिल करता है। कुछ काउंसलर्स गड़बड़ कर देते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट होगा फिजिक्स में तो आपको बता देंगे आप एक काम करो आप आर्ट्स लेके पढ़ लो, तो ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। बट ही काउंसिल्स इन अ राइट वे ये कह रहा है कि वो अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर देता है। चलो 44 पे वी हैव क्रेडिबल एंड द अदर इज क्रेडिटेबल। देखो इसमें टी का साउंड तो अलग हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल दोनों में अंतर काफी सारा है और बने हैं दोनों एक ही रूट वर्ड से, दैट इज क्रेड। मतलब क्या होता है? या फिर क्रेडो मान लीजिए, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। तो क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं, देन वी लुक एट दी सेंटेंसेस। चलिए देखो, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरा इसका भाई होता है इनक्रेडिबल। अगर आपने सुना हो इनक्रेडिबल, मतलब कोई चीज इतनी ब्यूटीफुल है कि उस पर एक गो में विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आप कभी ताजमहल देखने जाओ तो दूर से देख के ताजमहल इतना सुंदर लगेगा, ऐसा ब्राइट लगेगा कि आपको लगेगा यार सच में तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट जब आप पास जाओगे, जब उसको टच करोगे, तब लगेगा हाँ सच है ये। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एकदम से अविश्वसनीय लगे, कि मतलब ये चीज हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी है। सो वैसे ही जो चीज ऐसा लगे कि एक बार में विश्वास कर सकते हैं हाँ ऐसा होता होगा, उसको क्रेडिबल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे ही इज नॉट अ क्रेडिबल पर्सन, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं वैसा आदमी ये नहीं है। फिर आते हैं क्रेडिटेबल। अब ऐसा आदमी जो काफी तारीफ करने के काबिल हो। जैसे मान लीजिए जो अब्दुल कलाम जी का जो कंट्रीब्यूशन था इस इंडिया को शेप करने में, वो कैसा था? क्रेडिटेबल था, मतलब प्रशंसनीय था, जिसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए या प्रशंसा करने लायक था। ऐसी चीजों को क्रेडिटेबल बोलते हैं, मतलब जिनको क्रेडिट्स जा सकते हैं, फिर जिनको हम जिनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको क्रेडिटेबल कहा जाता है। सो वर्दी ऑफ प्रेज इज इट्स मीनिंग।
सेंटेंस में आएंगे हिज अचीवमेंट्स आर इंडीड क्रेडिटेबल, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो जो उसने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो कैसा है, प्रशंसनीय है, ऐसे ये यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 45 सेज करंट, CORRENT एंड द अदर वर्ड इज करंट, CORRENT। देखो सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है। कैसे आएगा, करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जैसे हमने पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, मतलब अभी जो एग्जैक्टली प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको करंट बोलते हैं, दैट्स CORRENT। एंड दिस इज करंट, CORRENT। इसका मतलब होता है सूखे हुए जो अंगूर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में किशमिश होता है और इंग्लिश में इनको करंट बोला जाता है। क्या हो जाता है इंग्लिश में करंट। इंग्लिश में करंट किसको बोलते हैं, जो सूखे हुए अंगूर होते हैं, यानी कि जो किशमिश होती है उसको इंग्लिश में करंट बोला जाता है। सो करंट कैसे आ जाएगा, व्हाट इज द करंट न्यूज, मतलब अभी रिसेंट की सबसे न्यूज क्या है। और करंट का कैसे बनाएंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ करंट्स, मतलब कोई किशमिश किसी को बहुत पसंद है तो उसके लिए ही इज फॉन्ड ऑफ दैट, तो करंट्स में ANTS यूज कर देंगे। चलिए 46 पे आते हैं। नंबर 46 से CITE साइट, फिर इसका दूसरा भाई है SITE साइट एंड देन थर्ड भाई इज SIGST साइट। तीनों सिमिलर हैं साउंड में, बोलने में तीनों सिमिलर हैं, लेकिन तीनों के मतलब अलग अलग है, तीनों का यूज अलग अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। CITE का मतलब होता है कहना या फिर जब किसी का कथन हो। मान लीजिए किसी ने बोला कि ये स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, अब ये किसी का स्टेटमेंट है, अब इसको आप साइट कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। He cited the example of bravery of महाराणा प्रताप। उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप थी उसके बारे में उन्होंने बताया या कहा, या फिर उनका पर्सनल स्टेटमेंट था। सो जब भी कोई चीज कही जाती है उसको हम CITE वाला साइट बोलते हैं। लेट्स मूव टू SITE। जैसे आपने प्रॉपर्टी डीलर्स को कहते हुए सुना होगा कि हम साइट पे जा रहे हैं, मतलब किसी प्लेस पे जा रहे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है। सो ऐसा जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम साइट कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसी जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है उसको साइट कहा जाता है। तो साइट इज अ लोकेशन या स्थान। सेंटेंस देखिए, इन माय ओपिनियन दिस साइट फॉर द डिपार्टमेंटल स्टोर इज कमर्शियली वाइबल। इट्स नॉट वाइबिला, इट्स वाइबल, VIABLE। वाइबल का मतलब क्या होता है, सूटेबल, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे ओपिनियन में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए जो जगह है ये एकदम कमर्शियली वाइबल है, मतलब बहुत अच्छी है, सूटेबल है, ठीक है, सूट कर रही है। सो जब भी कभी हम प्लेस या लोकेशन की बात करेंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही होगी, उसके लिए इट शुड बी SITE। फिर आते हैं SIGHT। साइट का मतलब होता है विजन, है ना, जैसे बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब दूरदृष्टिता जिसकी होती है, यानी कि आगे का सोच सकता है, आगे का देख सकता है कि आज अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो 2 साल बाद उसका क्या इंपैक्ट होगा। किसी ने IRFC का शेयर ले लिया आज, तो 2 साल बाद वो कहां होगा, इसको अगर वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है मतलब वो फार साइटेड है, मतलब दूरदृष्टि है उसके अंदर। सो साइट इज व्हाट, दृष्टि या दृश्य। सेंटेंस देखेंगे, इट वॉज अ पिटेबल साइट। सेकेंड एग्जाम्पल है गेट योर आई साइट चेक एट द अर्लीस्ट, मतलब इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 47 पे आते हैं। नेक्स्ट इज कैंटर, CANTER एंड द अदर इज CANTOR। देखो एक ER है और दूसरा OR है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग्स एकदम अलग अलग है। देखते हैं कैसे। कैंटर का मतलब होता है अ मॉडरेट गैलप। गैलप का मतलब होता है हल्का फुल्का कूद के जब चलते हैं लोग, तो उसको हम बोलते हैं कैंटर, है ना। जैसे नॉर्मली जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, तो जनरली लोगों का मतलब क्या होता है कि अगर वो खाली है बिल्कुल तो एक एक टाइल में एक एक कदम रखते हैं वो, तो इस हिसाब का जो गैलप होता है उसको हम कैंटर बोलते हैं, CANTER। समझ गए एग्जैक्टली। चलो, व्हेन अ हॉर्स कैंटर्स इट मूव्स एट अ स्पीड दैट इज स्लोअर देन अ गैलप बट फास्टर देन अ ट्रॉट। जब हॉर्स कैंटर करता है तो हल्का एक साथ चल रहा होता है, तो वो मतलब ना नॉर्मली चल रहा होता है और ना ही वो तेज दौड़ रहा होता है, तो उसके बीच का जो होता है, जैसे हम ऐसे जंप कर करके चलेंगे उसको हम कैंटर बोलते हैं, दैट्स CANTER। बट इफ इट इज कैंटर CANTOR इट वुड बी अ सिंगर, जो गायक है, जो गाना गाता है, वोकलिस्ट है, उसको हम कैंटर बोलते हैं। जैसे एन ऑफिशियल हु सिंग्स लिटर्जिकल म्यूजिक एंड लीड्स प्रेयर इन अ सिनेगॉग इज कॉल्ड अ कैंटर, है ना। ऐसा ऑफिशियल जो लिटर्जिकल म्यूजिक गाता है। सिनेगॉग क्या होता है, ऐसा स्टेडियम जहां पे लोगों को हील कर सकते हैं, इसको सिनेगॉग बोलते हैं या स्टेडियम बोलते हैं, है ना। एंड लीड्स प्रेयर इन अ सिनेगॉग इज कॉल्ड अ कैंटर। नो नो नो, सिनेगॉग इज समथिंग जहां पे लोग प्रे करते हैं। चर्च का एक फॉर्म होता है दैट्स सिनेगॉग, जहां पे शायद कोई तो स्पेसिफिक लोग थे, वो लोग प्रेयर किया करते थे, उसको सिनेगॉग बोलते हैं। सो वहां पे जो लोग गाते हैं उसको हम कैंटर बोला करते थे। अभी ये इनिशियली पहले कैंटर उन्हीं लोग को बोलते थे जो सिर्फ सिनेगॉग्स में गाते थे, मतलब चर्च में गाते थे, स्पेसिफिकली जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को डेडिकेटेड होता था। बट फिर यहाँ पे जो कैंटर वर्ड था वो सिर्फ चर्चेस में ना गाने वाले लोगों को हटा के ये पूरे कॉमनली सबके लिए मतलब कॉमन हो गया, जो भी सिंगर होगा कैन बी यूज्ड एज कैंटर, ठीक है। चलो 48 पे आते हैं। इट्स
कैरेट, CARAT, फिर है CARAT, देन इट्स CARROT, देन इट्स KARAT। देखो सबको कैरेट पढ़ते हैं, सब कैरेट होता है, एक एक करके समझते हैं। CARAT जो होता है वो जो गोल्ड होता है उसको मापने की जो यूनिट होती है दैट इज कैरेट, पता ही होगा आपको। सेंटेंस, आई सोल्ड अ 16 कैरेट गोल्ड चेन, है ना, गोल्ड को मैप मेजर करने का भी कैरेट होता है, जैसे 18 कैरेट, 16 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसे करके कैरेट होते हैं गोल्ड के। 48 का सेकंड है कैरेट, CARET। इसका मतलब क्या होता है? प्रूफ रीडर्स इंसर्शन मार्क। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे लिखना था वाटर, WATER, लेकिन मैंने लिख दिया WATR। अब यहां पे क्या होना चाहिए? ई यहां पे एडिशनल होना चाहिए। तो ये जो मैं मार्क लगाऊंगा, ऐसे करके छोटा सा एरो लगता है और यहां पे मैं ई लिख दूंगा। ये जो मार्क होता है इसको हम केटर बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, CARET। आपको समझ आया? जैसे प्रूफ रीडर्स इंसर्शन मार्क, जैसे यहां पे ऐसे ये लगा के छोटा सा एरो और ऊपर जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं ना, इस मार्क को हम क्या बोलते हैं? कैरेट, CARET, याद रखिएगा। फिर आता है कैरेट, ये तो गाजर हो गया, द फेवरेट फूड ऑफ बनी या फिर जो रैबिट होता है, एडिबल ऑरेंज रूट या फिर गाजर जिसको बोलते हैं। सेंटेंस वुड बी कैरेट कंटेन्स अबंडेंट आयरन। ठीक है, फिर आता है कैरेट, KARAT। कैरेट क्या होता है? 1/24 पार्ट ऑफ अदरवाइज प्योर गोल्ड, 24वां भाग है पूरा सोना। सो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट्स। अब यहां पे जो गोल्ड होता है उसका 24वां पार्ट ऑफ द अदरवाइज प्योर गोल्ड, मतलब आप ऐसा मान लीजिए 1/24 पार्ट ऑफ द अदरवाइज प्योर गोल्ड 24। अच्छा, जैसे मान लीजिए 1/24वां जो पार्ट होगा गोल्ड का उसको हम कैरेट बोलते हैं, दैट्स KARAT। सो समवेयर 48 एंड 48 का फर्स्ट एंड दिस लास्ट वर्ड आर समवॉट सिमिलर। तो इसमें माइनर डिफरेंस है, याद कर लीजिए इसको। चलो 49 पे वी हैव कैरल, CAROL एंड देन इट इज CARREL। दोनों को कैरल पढ़ेंगे। कैरल आपको बहुत पता होगा, ये इजिली यदि आपने सुना भी होगा, क्रिसमस सॉन्ग होता है उसको कैरल बोलते हैं, है ना, मतलब क्रिसमस के अराउंड आपने सुना होगा कैरल्स, लोग प्रैक्टिस करते हैं, गाते हैं, चर्च में कैरल्स गाए जाते हैं। तो कैरल इज अ क्रिसमस सॉन्ग या क्रिश्चियन सॉन्ग जो होता है उसको कैरल बोला जाता है। सेंटेंस में आएंगे, कैरल्स आर क्रिश्चियंस रिलीजियस सॉन्ग्स दैट आर संग एट क्रिसमस डे, है ना, कैरल्स को जनरली क्रिसमस डे में गाते हैं। तो दैट्स व्हाट कैरल इज। लेकिन इफ इट इज CARREL, अभी ये कैरल, ये कौन सा कैरल है? देखो, स्टडी एनक्लोजर, अध्ययन कक्ष, जो ये वाला कैरल होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है या कोई ऐसा जहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरल, CARREL। जैसे लाइब्रेरी है और स्टडी रूम है, इसमें हम बैठ के स्पेसिफिकली पढ़ाई पे डेडिकेशन करते हैं या पढ़ाई पे अपना पूरा डिवोटेड रहते हैं, ऐसे जगह को कैरल बोलते हैं, CARREL। सो गॉट द डिफरेंस बिटवीन कैरल एंड कैरल? CAROL इज अ क्रिसमस सॉन्ग एंड कैरल, CARREL इज अ प्लेस जहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। सेंटेंस देखिए, अ स्मॉल एनक्लोजर और स्टडी इन अ क्लॉइस्टर। ठीक है, कहीं पे भी जहां पढ़ने की छोटी सी जगह होती है या मान लेते हैं बड़ी सी भी जगह, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरल। चलिए नंबर 50 से सेंट, CENT, फिर है SCENT, देन इट इज SENT, सेंट। देखो CENT सेंट का मतलब होता है 100, इसीलिए जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है अपॉन 100, 100th ऑफ अ डॉलर। जैसे मैंने बोला सेंट, तो जैसे मैंने बोला परसेंट, तो आप क्या करोगे? अपॉन 100 कर दोगे। इसीलिए जो सेंट होता है उसका मतलब 100 से यहां पे लिया गया है, इसीलिए जब परसेंट निकालते हैं तो अपॉन 100 कर देते हैं। दैट्स हाउ सेंट इज 100। ठीक है, सो 100th ऑफ अ डॉलर, $1 का 100वां जो पार्ट होता है, जैसे हम ₹1 का 100वां पार्ट क्या होता है? 1 पैसा। वैसे ही डॉलर का 100वां पार्ट क्या होता है? 1 सेंट। तो सेंट का मतलब 100 होता है, याद रखिएगा, डॉलर का 100वां हिस्सा। सेंटेंस अगर हम बात करें तो आई वॉज जस्ट 2 cents शॉर्ट फॉर बाइंग दिस रिमोट, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस यूज किया, आई वॉज शॉर्ट बाय 2 cents, it's CENTS, 2 cents टू बाय दिस। क्या कर सकते हैं? आई वॉज 2 cents शॉर्ट टू बाय दिस पेन। मतलब मैं कोई पेन लेने गया था, उसको बाय करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 सेंट्स कम पड़ रहे थे, अदरवाइज मैंने वो पेन खरीद ली होती। इस हिसाब से आप सेंटेंस को लिख सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट SCENT। अब ये सुगंध या खुशबू के लिए जो नॉर्मल सेंट होता है उसकी बात करी जा रही है। इसमें सेंटेंस भी बहुत सिंपल है, आई लाइक द एरोमा फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, है ना। एरोमा का मतलब यहाँ पे आप सेंट भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी आप लिख लो, ये परफेक्टली सही हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जो एरोमेटिक है या फिर जो खुशबू दे रही है उसको SCENT वाला सेंट बोलते हैं। देन इट इज SENT। सेंट का मतलब है कोई चीज अगर आपने भेजी है तो। इसमें से आई गेस सिर्फ मुश्किल आपको ये CENT वाला लग रहा होगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इसका मतलब 100 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट मेक श्योर कि इसका मतलब 100 हो जाए। बाकी परफ्यूम वाला जो सेंट है वो, और किसी को भेज दिया, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया गया तो सेंट लिख के आ जाता है, इसका मतलब होता है भेज दिया गया। ठीक है, चलिए नंबर 51 says चार्ट, CHARD, एंड दिस इज ऑल्सो चार्ट, CHARRED।
पहला चार्ड का मतलब होता है जो स्पिनच की तरह एक सब्जी होती है, पालक की तरह एक सब्जी होती है, उसको चार्ड बोलते हैं। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ चार्ड, अब ऐसा समझ लो सिंपल पालक की तरह ही पत्तियों वाली एक सब्जी इज चार्ड, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें CHARRED, चार्ड का मतलब होता है बर्न्ड। जैसे मान लो शुगर है, उसको आपने बहुत देर तक गर्म किया, अब वो जो उसका ब्राउन कलर का जो फॉर्मेशन हो जाएगा उसको चार्ड शुगर बोलेंगे। कौन सा? CHARRED, चार्ड शुगर। तो जब भी कोई चीज जल जाती है, उसका जो रेसिड्यू टाइप का बन जाता है, उसको चार्ड बोलते हैं। सो चार्ड इज बर्न्ड, मतलब जलकर खाक हो जाना इज चार्ड, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, इन द फायर ब्रोक इन द फायर दैट ब्रोक आउट यस्टरडे 7 पर्सन्स वर चार्ड टू ऐश। जो आग कल लगी थी उसमें जो 7 लोग थे वो जल के बिल्कुल राख हो गए। तो इन द फायर दैट ब्रोक, अब ये देखो यहाँ पे मैं जो लगा के ये कैरेट लगा के जो लिख रहा हूं, ये वाला कैरेट होता है, और यहाँ पे इन द फायर दैट ब्रोक यस्टरडे, अब यहाँ पे दैट ब्रोक आउट यस्टरडे लिखना पड़ेगा। 7 पर्सन्स वर चार्ड टू ऐश, मतलब एकदम बुरी तरीके से जल जाना या फिर जल के रेसिड्यू बन जाना, इसको चार्ड बोलते हैं, ठीक। चलो अगला, नेक्स्ट इज चिली, CHILE है, दूसरा है CHILLI एंड द अदर है CHILLY। देखो इसमें I है एंड इसमें Y है, दोनों ही अलग अलग हैं। और पहला है CHILE, तीनों को आप चिली बोल सकते हो। पहला है चिली, अ साउथ अमेरिकन कंट्री, एक देश है चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिकॉज अगर इसमें सिंगल L है और E है तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री हो गई। केशव इज लिविंग इन चिली, है ना। तो इस तरीके से इसको करके आप डिनोट कर सकते हो। 50 सेकंड का सेकंड वाला है चिली, इसका मतलब होता है जो मिर्च का जो ड्राइड फॉर्म होता है इसको चिली बोलते हैं। CHILLI, ड्राइड पॉड ऑफ रेड पेपर, है ना, लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है उसको चिली बोलते हैं, CHILLI। फिर चिलीज आर यूज इन कुकिंग, जो मिर्च यूज करते हैं हम खाने बनाने में, उसको हम चिली बोलते हैं। ड्राइड या फिर नॉर्मल वाला भी जो मिर्च होता है उसको हम चिली बोलते हैं। स्पेलिंग इज CHILLI, याद रखना। एंड इफ इट इज CHILLY, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम ठंड लग रही है किसी को, तो बोलते हैं ना बहुत चिल्ड हो गया है मौसम, या मान लो AC चल रहा है तो रूम का टेम्परेचर बहुत चिल्ड हो गया है, वैसा चिल्ड वाला अगर चिली हो जाएगा तो उसका स्पेलिंग हो जाता है CHILLY, मतलब अनकंफर्टेबली कोल्ड, मतलब एकदम एक्सट्रीम कोल्ड हो गया है। मान लो कहीं पे बर्फ गिर गई, अब एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया होगा, क्या बोलेंगे? द वेदर इज चिली आउटसाइड, मतलब अत्यधिक ठंडा, एक्सट्रीमली ठंडा। इट वॉज अ चिली नाइट, मतलब एकदम रात में बाहर निकल ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड नाइट थी, ऐसे करके। नंबर 53 पे आएंगे। सो वी हैव कॉयर, क्या है? CHOIR, कॉयर है। एंड देन इट्स ऑल्सो QUIRE, दोनों को प्रोनाउंस करते हैं कॉयर से, मतलब कॉयर बोलोगे दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। CHOIR का मतलब होता है, देखो आपने सुना होगा एक मेन सिंगर होता है, फिर उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो एक साथ अपनी आवाज को देते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड आवाज भी होती है, जो उसमें कई सारे सिंगर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉयर। कॉयर ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एक साथ समूह जो एक साथ सारे गाते हैं, उनको कॉयर बोलते हैं, राइट। सो कॉयर ये हो गया ग्रुप ऑफ सिंगर्स या फिर चर्च के सिंगर्स, जनरली चर्च से स्टार्टिंग हुई थी, अभी ये कॉमनली यूज किया जाता है। सो कॉयर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जैसे अ कॉयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर, फॉर एग्जांपल इन अ चर्च और स्कूल, ये एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए इसका सेंटेंस मेरे को फॉर्म करना है, इसके अलावा जो एक बेसिक एग्जांपल जैसा सेंटेंस है उसके अलावा अगर मेरे को फॉर्म करना है, सो इट वुड बी द कॉयर इज नॉट रेडी येट फॉर द सॉन्ग। तो ऐसे करके आप सिंपली इसको यूज कर सकते हो, मतलब गाने के लिए जो कॉयर है वो अभी तक रेडी नहीं है, बाकी सारे लोग रेडी हैं, ऐसे करके। Then it is QUIRE, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? The 20th part of the rim of paper, जैसे मान लो पेपर जो आता है, मान लीजिए यहाँ पे एक पेपर की वो आया, पूरा पैकेट आया जिसमें 500 शीट्स होती हैं, है ना। तो उसका 20th पार्ट, मतलब इसको आपको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर मान लो मैंने 500 को मैंने अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट में कितने आ गए? 50-50 आ गए। अब 20 में डिवाइड करूंगा तो हर पार्ट में कितना आएगा? 25-25। तो क्वायर का मतलब क्या होता है? 25 शीट्स ऑफ पेपर, ऐसे करके इसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? आई डू नॉट रिक्वायर द होल रिम ऑफ द पेपर, आई जस्ट रिक्वायर 1 क्वायर आउट ऑफ दैट। कह सकते हैं ना कि मुझे पूरा रिम नहीं चाहिए, मुझे उसमें से एक क्वायर चाहिए सिर्फ, मतलब 25 शीट्स चाहिए मुझे उस पूरे रिम में से, पूरी रिम की जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप इसका सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। सो इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है, जस्ट बिकॉज यू हैव टू फॉर्म अनदर सेंटेंस। जो भी मैंने बताया है उसके अलावा एक सेंटेंस और बनाइए और मेरे को कमेंट में पोस्ट करके बताइए कि आपने कैसे सेंटेंस बनाया है इस क्वायर का। ट्राई करिएगा, ये बहुत यूजफुल होती हैं चीजें। नंबर 54 से डेजर्ट, DESERT, इस डेजर्ट का मतलब, एंड DESSERT, इस डेजर्ट का मतलब, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक में मैंने आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया है, चलो देखते हैं।
पहले डेजर्ट का मतलब होता है ऐसा जहां पे पानी का एब्सेंस है, उसको हम DESERT बोलते हैं। अब ये डेजर्ट भी एक तरीके से यूज नहीं होता है, इस डेजर्ट को दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तो रेगिस्तान हो गया जहां पे एब्सेंस ऑफ वाटर हो गया। दूसरा डेजर्ट जो होता है इसका मतलब है किसी को अकेले छोड़ देना। जैसे मान लो 4-5 फ्रेंड्स जा रहे हैं किसी ट्रिप पे और उसमें 5 फ्रेंड्स है टोटल, जिसमें से 4 निकल गए और एक को अकेला छोड़ दिया, तो किसी को अकेला छोड़ देने को भी हम DESERT बोलते हैं। जब वर्ब की तरह यूज होगा तब इसका मतलब हो जाएगा अकेला छोड़ना, और जब हम बात करेंगे नाउन की तब इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यही सेम चीज यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है ये इसका मीनिंग। चलो यहां पे लिखा है ही हैज डेजर्टेड हिज वाइफ, कह रहा है उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। तो अगर कोई सेपरेट होकर रहने लगा है तो आप कह सकते हो ही हैज डेजर्टेड हिज वाइफ। अब आपको सेंटेंस मेरे को बताना है, 2 सेंटेंसेस लिखने हैं डेजर्ट के, एक एज अ नाउन लिखना है और दूसरा लिखना है एज अ वर्ब। नाउन वाले का मैं आपको बता देता हूं, ऐसा डेजर्ट का सेंटेंस बनाइएगा नाउन में जो वार्मेस्ट है या फिर हॉटेस्ट डेजर्ट है। पहले तो इसमें जीके की नॉलेज क्लब हो जाएगी कि कौन सा है सबसे हॉटेस्ट, दूसरा यहां पे सेंटेंस का नॉलेज भी क्लब हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप इसको बना के मेरे को कमेंट जरूर करो, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है डेजर्ट, DESSERT। इसका मतलब होता है जब भी हम लास्ट में खाने के बाद में कोई मीठा चीज सर्व करते हैं, जनरली आइसक्रीम हो सकती है, फ्रूट का कुछ हो सकता है, ये सब चीजें जब हम सर्व करते हैं इसको डेजर्ट बोलते हैं। जनरली ये आइसक्रीम या कुछ मिठाई जैसा हो सकता है, राइट। सो फ्रूट सर्व्ड आफ्टर डिनर, इट कैन नॉट बी जस्ट फ्रूट्स, इट कैन बी सम स्वीट्स और सम सॉर्ट ऑफ आइसक्रीम, कुछ भी यहां पे फिट हो जाएगा। द डेजर्ट कोर्स आफ्टर डिनर वाज लाइक बाय ऑल, जो आपने डेजर्ट सर्व किया था वो सबको पसंद आया है। डेफिनेटली खाने के बाद डेजर्ट्स किसको पसंद नहीं आते, तो ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सेंटेंस आपको मेरे को बताना है। नंबर 55 पे आते हैं। नाउ दिस इज डिफरेंस, DEFERENCE डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। दोनों को पढ़ने का ऑलमोस्ट तरीका सेम है, डिफरेंस और डिफरेंस एक तरीके का सेंटेंस है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट पे करना। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि जैसे जब भी हम घर से बाहर निकले, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो या आप स्कूल जाते हो, तो सुबह घर के बड़ों के पैर छू के निकलना चाहिए। ये ऐसा हम कस्टम बनाते हैं जनरली कि ऐसा करना चाहिए। तो इसमें जो आप रिस्पेक्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो डेफरेंस को यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड, डेफरेंस, DEFERENCE। जैसे आई ट्रीट माई एल्डर्स विद ड्यू डेफरेंस, मतलब मैं अपने बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों को ड्यू डेफरेंस मतलब काफी ज्यादा इज्जत से उनके साथ पेश आता हूं। सो डेफरेंस का मतलब देगा आदर या फिर रिस्पेक्ट की बात करेगा, लेकिन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, सिमिलरली अंतर हो जाएगा। जैसे द डिफरेंस बिटवीन दिस रिमोट एंड दिस पेन कैन बी क्लियरली सीन। कौन सा डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, मतलब अंतर है ना, इसमें बटन है, इसमें कोई बटन नहीं है। सो डिफरेंस मतलब जब दोनों चीजों में अंतर की बात मैं करूंगा, सो इट वुड बी DIFFERENCE। बट अब मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंस बट स्टिल बोथ ऑफ देम मस्ट बी ट्रीटेड विद डेफरेंस, मतलब दोनों को आदर या रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। मान लो मैंने रिमोट को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी और ये बेचारा खराब हो गया, मैंने ऐसे उसको रख दिया एंड ये खराब हो गया, अब दिक्कत हो जाएगी मेरे को, राइट। इवन इफ दीज टू हैव अ डिफरेंस, इट शुड बी, बोथ ऑफ देम शुड बी ट्रीटेड विद डेफरेंस, मतलब रिस्पेक्ट से इनको ट्रीट करना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब यहां पे है प्रॉपर्ली इसको यूज करना चाहिए। चलिए नंबर 56 पे आते हैं। नाउ दिस सेज डिसेंट, DECENT, फिर है DESCENT डिसेंट, फिर है DISSENT डिसेंट। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। DECENT इसका मतलब होता है बढ़िया। जैसे किसी ने बोला बहुत डिसेंट लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब डेफिनेटली सब लोग इसको पसंद करेंगे, मतलब बहुत अच्छा है, गुड जेस्चर की तरफ ये नोटेशन दे रहा है। सो डिसेंट का मतलब, DECENT का मतलब होता है बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ हिज डिसेंट बिहेवियर ही वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। अच्छा, मतलब अच्छा बिहेवियर था, डिसेंट बिहेवियर था, इस वजह से जनरल मैनेजर की पोस्ट पे उसको क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं DESCENT। ये कौन सा होता है, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सुना है। असेंडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, यानी कि छोटे से बड़ा होना, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा होना, मतलब डिक्लाइन करना। वही सेम डिसेंट है। ये डिसेंट का मतलब क्या होता है, कमिंग डाउन, या फिर ऊपर से नीचे आना, या बड़े से छोटा होना। सो नीचे उतरना, कमिंग डाउन, छोटे से बड़ा होना, सॉरी बड़े से छोटा होना, ये सारे मतलब यहाँ पे फिट हो जाते हैं। सेंटेंस देखो, दैट हिल हैज अ स्टीप डिसेंट टू द साउथ, है ना, साउथ की तरफ उस हिल का स्टीप डिसेंट है, मतलब एकदम जैसे उतार होता है ना, बहुत स्टीप होता है। अब इसको अगर हम ऑपोजिट करना चाहें तो डिसेंट की जगह इट वुड बी ASCENT। अब यहाँ पे डिसेंट का मतलब क्या है, उतार, और एसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर आता है डिसेंट, इसका मतलब होता है मतभेद, मतलब मान लो दो लोगों ने
किसी ने बोला कैपिटल ABCD अच्छा है, किसी ने बोला स्मॉल ABCD अच्छा है, आराम से हम लिख सकते हैं। अब दो चीजों में मतभेद हो गया, मतलब किसी के अलग अलग ओपिनियंस में डिफरेंस आ गया। सो टू डिफर इन ओपिनियन और समथिंग इज DISSENT, डिसेंट। मतलब दोनों लोग अगर आपस में डिसएग्री कर रहे हैं तो वहां पे डिसेंट को यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस अगर हम देखेंगे, सेंटेंस अगर देखेंगे, ही रिकॉर्डेड हिज डिसेंट ऑन दिस प्रपोजल। अब क्या कर लिया कि उसने अपना जो डिसेंट था, मतलब अपना जो दूसरा ओपिनियन था, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि जब भी कुछ किसी और ने प्रपोज किया तो उसका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसको रिकॉर्ड कर लिया। करते ना लोग कि तुमने ये कहा है, बाद में इसको याद करके फिर तुमसे बदला लेंगे। सो समथिंग दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ऐसे डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट इस तरीके से आप सेग्रीगेट करके याद कर सकते हो। 57 पे वी हैव ड्यूअल। देखो DUEL है एंड देन इट्स DUAL। DUEL का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या फाइट हो जाती है उसको ड्यूअल बोलते हैं, DUEL। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में जो युद्ध हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, कैन बी अ बैटल, कैन बी अ ऑल्टरकेशन, मतलब तू मैं वाली बात भी हो सकती है जिसमें एक्सट्रीम तक पहुंच के लड़ाई झगड़े पे बात आ जाए। सो अ फाइट बिटवीन द टू इज ड्यूअल, DUEL। सेंटेंस देखिए, देयर वाज अ ड्यूअल बिटवीन दारा सिंह एंड किंग कॉन्ग। दारा सिंह और किंग कॉन्ग के बीच में क्या हो गया? ड्यूअल हो गया, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर आता है DUAL। ड्यूअल का मतलब तो आपको पता ही, जैसे कहते हैं ना उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी है, मतलब कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। सो ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा या फिर डबल, जिसको हम जनरली लैंग्वेज में डबल भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सेंटेंस बनाएंगे, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज अ बैड गवर्नेंस। मतलब दो तरफा नहीं होना चाहिए, एक ही चीज पे इंटैक्ट रहो। सो इफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ड्यूअल, इट इज अ बैड गवर्नेंस। तो ऐसे करके ड्यूअल और ड्यूअल को यूज कर सकते हैं। नंबर 58 टॉक्स अबाउट इरप्शन, ERUPTION एंड द अदर इज इरप्शन, IRRUPTION। इरप्शन का मतलब होता है फूटना या फिर बर्स्टिंग आउट, कोई चीज ऐसे बाहर निकल रही है फूट के, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जो, तो वॉल्केनोस क्या होते हैं? फूट के बाहर निकलते हैं। तो किसी भी चीज का एक्सट्रीमली बाहर निकल जाना इज इरप्शन, ERUPTION। सेंटेंस देखते हैं, देयर वाज एन इरप्शन ऑफ वॉल्केनो नियर गुजरात बॉर्डर्स। अब जनरली यार इरप्शन हम वॉल्केनो के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली हम इसी के केस में यूज करते हैं। अब गुजरात बॉर्डर के पास में क्या हुआ? इरप्शन हो गया वॉल्केनो का, तो ऐसे करके हम इरप्शन को यूज कर लेंगे। मतलब बर्स्टिंग आउट इज फूटना, जैसे कहते हैं ना ज्वालामुखी फट रहा है, तो फूटना फटना ऐसे यूज करते हैं इरप्शन के लिए। बट व्हाट इज IRRUPTION? इसका मतलब होता है आक्रमण कर देना, किसी चीज, किसी पे भी चढ़ाई कर देना, किसी पे आक्रमण कर देना, किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना इज इरप्शन, IRRUPTION। सेंटेंस देखिए, द इरप्शन ऑफ मुगल्स डिस्ट्रॉयड द ग्लोरी ऑफ राजपूत एम्पायर। जब मुगल्स ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो राजपूत एम्पायर को पूरी तरीके से खराब कर दिया या पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। सो IRRUPTION का मतलब होता है इन्वेजन या फिर आक्रमण कर देना किसी के ऊपर। ठीक है, नंबर 59, मतलब सेकंड लास्ट ऑफ द डे इज एमिनेंट, EMINENT एंड द अदर वर्ड इज IMMINENT। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोनों पे, स्टार मार्क कर सकते हैं। EMINENT का मतलब होता है विशिष्ट, जो फिर एकदम एक्सट्रीम हो, जो एकदम अलग सा दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए 2, 4, 10 हजार लोगों को आप बुला लीजिए, लेकिन जो अंबानी साहब हैं वो उन सब में बिल्कुल कैसे दिखेंगे? एमिनेंट, मतलब बिल्कुल आउटस्टैंड कर जाएंगे। आप वैसे ही अगर 100-200 सिंगर्स को बुला लो, उसमें धिनचक पूजा बिल्कुल आउटस्टैंड कर जाएगी, वैसे ही अरिजीत सिंह बिल्कुल आउटस्टैंड कर जाएंगे। यू गेट दिस? सो एमिनेंट इज जो एकदम डिफरेंस, जिनका एग्जैक्टली दिख रहा हो, मतलब नॉर्मल लोगों से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हो, उनको हम एमिनेंट बोलते हैं। सेंटेंस वुड बी, इंदिरा गांधी वाज एन एमिनेंट पॉलिटिशियन, मतलब बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, जो नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट हो, विशिष्ट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली जो तुरंत हो जाए, ऑन द मोमेंट, इन अ जिफी हो जाए, उसको इमिनेंट बोलते हैं। जैसे इंडियन आर्मी इज रेडी टू फेस एनी इमिनेंट अटैक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर कुछ भी अटैक कर दे तो इमीडिएटली वो उस पर अटैक करने के लिए या फिर वापस फाइट बैक करने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन? इंडियन आर्मी के लोग। ठीक है, सो इमिनेंट का मतलब होता है इंपेंडिंग, मतलब जो चीज बिल्कुल राह देख रही है कि कब ऐसा हो और हम फटाफट फाइट बैक करें। सो एनीथिंग दैट इज टू हैपन क्विकली या इमीडिएटली, इसको इमिनेंट कहते हैं। इमिनेंट का मतलब होगा कोई इलीट पर्सनालिटी या फिर जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत आसानी से। राइट, लास्ट फॉर द डे इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। COMPLEMENT and then its complement, COMPLIMENT। ध्यान से देखो, COMPLEMENT का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पूरा कर रही है। जैसे मान लो किसी ने क्या किया, व्हाइट कलर की शर्ट बनवा ली, है ना, और फिर व्हाइट कलर की पैंट बनवा ली। अब वो नेता टाइप का आदमी है, उसने व्हाइट कलर की शर्ट बनवा ली, व्हाइट कलर की पैंट बनवा ली। अब वो चाहता है कि मैं पूरा व्हाइट ही बन के चलूं। उसने क्या किया, व्हाइट कलर की वॉच भी पहन ली हाथ में, व्हाइट कलर की कैप भी पहन ली, लेकिन उसके पास शूज ब्लैक है।
अब उसको दिक्कत हो रही है यार कि नहीं नहीं सब कुछ व्हाइट ही होना चाहिए, व्हाइट बैग भी टांग लिया, ऐसे होते हैं ना थोड़े से लीडर टाइप के जो लोग होते हैं, वो पूरा व्हाइट ही पहनना चाहते हैं, तो सब कुछ व्हाइट हो गया, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे जो फुटवेयर था वो ब्लैक था, इसका मतलब है वो चीज कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है, लेकिन उनके किसी फ्रेंड ने क्या किया, व्हाइट शूज लाके दे दिया। अब उनको क्या हुआ, ये जो व्हाइट शूज था, जो ये व्हाइट शूज आ गए, ये क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पूरे ड्रेस कोड को, मतलब अभी तक अधूरा था, लेकिन जैसे ही शूज आई ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो उसको पूरा कर रही होती है। ऑलराइट, चलो जैसे कहते हैं ना कि आप ये ऑर्डर करो, इसके साथ में हम आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये आपके साथ खाने के साथ ये फ्री मिलेगा। सो मतलब एडिशनली आपको जो चीजें मिल रही हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक, सो हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, मतलब आइदर ऑफ देम माइट फील सैड अगर दोनों में से कोई एक फिलहाल वहां पे एब्सेंट है तो। चलो फिर इट्स कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT वाला जो होता है इसका मतलब होता है किसी के लिए रिगार्ड्स होना, अभिनंदन करना, किसी का तारीफ करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे प्लीज कन्वे माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, मतलब जो भी रिगार्ड्स या जो भी चीजें होती है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, IMENT, राइट। चलो तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोर होमोफोन्स। सो इन सबको डेफिनेटली नोट डाउन करके रखिएगा, 60 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। इनमें से अगर किसी में भी कंफ्यूजन है तो वापस लेक्चर को रिवाइज करिए, उसमें जाके सेंटेंसेस देखिए, और जो क्विज के क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके सेंटेंसेस मेरे को कमेंट्स में जरूर चाहिए आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।